हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम टू द कोर्स। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको www.thelaymanway.com पे जाके मिल जाएगी, जहाँ पे आप फ्री मटेरियल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, है ना। नहीं तो लेक्चर देख लो, सफिशिएंट है। बार बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात करते हैं। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस में इंटरमीडियरीज होती हैं उनके लिए ये एक्ट आया था। तो पहले क्या होता था, इस प्रोविज़न आने से पहले जो एफडीआई होता था इंश्योरेंस सेक्टर में वो 49% था। 49% मतलब कोई भी बाहर का फॉरेनर या फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे मानो एलआईसी में इन्वेस्ट करना है ना, एलआईसी जैसी मतलब और कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो वो मैक्सिमम 49% ही होल्ड कर सकते थे कंपनी का, है ना। मैक्सिमम 49% ही अलाउड था। तो 49% अलाउड था, इसका मतलब क्या है कि भाई मैनेजमेंट कंट्रोल जो रहता था वो इंडियंस के पास ही रहता था। किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रह सकता था, है ना, क्योंकि 49% था। अभी क्या है, इस 49% को बढ़ा के 74% कर दिया गया है, ठीक है। तो 74%, अब ये आपको याद रखना है कि 74% एफडीआई अब अलाउ हो गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि भाई अब जो है ओनरशिप के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना, कि वो ओन नहीं कर सकते बाहर की एंटिटी, वो हट गए हैं, है ना। तो अब ओनरशिप उनके फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी जा सकती है। बस ये आपको याद रखना है इसमें, है ना। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या है और इसमें और क्या क्या एडिशनल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो IRDAI जो है उसने बेसिकली क्या किया है, इंश्योरर्स जो हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, इनको अलाउ कर रहा है कि आप डेट सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी अलाउ कर दिया गया है। IRDAI ने क्या अलाउ किया है, जो इंश्योरर्स हैं, है ना, उनको ये परमिशन दे दी है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें, डेट सिक्योरिटीज़ में। डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो लोन वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं ना, जो मान लो जो इनवाइट्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको पैसा रेज करना है ना, तो ये क्या करेगा, ये लेट से बॉन्ड इशू करता है ना। तो बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी। डेट मतलब लोन, है ना। तो बॉन्ड में क्या होता है, आप डिफ़ॉल्ट होने का चांस नहीं होता, क्योंकि ये आपको पैसे देगा ही, मतलब बेसिकली ये आपको पैसे वापस करेगा। इसीलिए इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत कम होता है, 2 से 3% देखोगे आप इंटरेस्ट रेट होता है ना, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये लोन होता है ना। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, मतलब इक्विटी नहीं होता। जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, क्योंकि शेयर में अगर कंपनी डूबी तो आपके शेयर चले गए सारे, है ना, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है। तो तभी इसको डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो उसको अलाउ कर दिया है। अब और क्या क्या बोला है IRDAI ने, तो एक तो ये बोल दिया है कि इसके बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसके, जैसे ये मैंने बताया इनवाइट्स और राइट्स के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो भी इंश्योरर्स हैं, दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सिंगल इनवाइट और राइट्स, है ना। तो 10% ज़्यादा किसी सिंगल डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं बस, और कुछ नहीं है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए 75% उसमें से AAA रेटेड एसेट्स होने चाहिए, है ना। तो ये जो बॉन्ड का रेटिंग है, जैसे जो क्रेडिट एजेंसी रेटिंग देती है ना, तो वो AAA होना चाहिए। और 75% AAA में इन्वेस्ट होंगे और 25% जो हैं वो AA या फिर A- में इन्वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये रेटिंग्स होती हैं AAA, है ना, AA, AA, है ना, A+, A-, इस टाइप से रेटिंग दी जाती हैं फंड्स को। तो आप उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो मतलब मिनिमम इतना रेटिंग A- तो होना ही चाहिए, है ना। और 75% AAA वाले रेटेड एसेट्स में जाएगा और 25% किस में जाएगा, AA या फिर A- वाले एसेट्स में जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं।
तो डिजी लॉकर क्या है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिजी लॉकर। लॉकर में क्या होता है, अब लॉकर जो होता है आपका, जैसे घर में अलमीरा होगा आपका, है ना, तो अलमीरा में लॉकर होता है ना, अलमीरा में लॉकर होता है, वहाँ पे क्या तिजोरी में आप क्या रखते हो, कोई बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान रखते हो, है ना, ताकि कोई चोरी ना हो जाए, लॉक करके रखते हो उसको। तो डिजी लॉकर मतलब डिजिटल लॉकर, है ना, डिजी डिजी मतलब डिजिटल लॉकर। अब डिजिटल लॉकर है तो क्या मतलब है, कोई फिजिकल नहीं है, डिजिटल है। डिजिटल मतलब एक ऐप है, एक ऐप है, वही आपका लॉकर है। उसमें आप, उस लॉकर में आप क्या रखोगे, उस लॉकर में आप इंपॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, जो गवर्नमेंट इशू करती है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये सब आप उसमें रखोगे ताकि किसी भी टाइम आपको उस लॉकर से उसको एक्सेस कर पाओ, है ना। तो दिस इज़ द डिजी लॉकर ऐप। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो, है ना, तो देख लेना एक बार। ये किसका इनिशिएटिव है, माइटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना। यहाँ से ध्यान रखो कि जो ई वाले जितने भी होते हैं ना, जो ई जिसमें जुड़ा हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ई जिसमें जुड़ा हो, वो सारे माइटी के ही होते हैं ना। जो भी डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही करता है। और इसको किसके अंदर किया गया है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है किसकी, माइटी की। तो आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसके अंदर आती है, माइटी के अंदर आती है, नॉन फॉर प्रॉफिट है। जैसे हमने एनपीसीआई का बात किया था ना, नॉन फॉर प्रॉफिट, वैसे ही ये भी नॉन फॉर प्रॉफिट है। उसके बाद ये क्या एम क्या है इसका, इसका एम है कि भाई डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाना है, डिजिटल एम्पावर करना है सिटीजन्स को, है ना, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि मान लो जैसे आपका फिजिकल, मान लो फिजिकल आधार कार्ड गुम हो गया, है ना, तो अब आप कैसे एक्सेस करोगे, है ना। तो उसके लिए डिजी लॉकर आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात करते हैं, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात करते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर में सबसे पहले इंडिया और बाहर के हम रिलेशंस देखते हैं ना। इंडिया अब किसके किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो पहला आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। व्हाट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, फ्री है, ट्रेड है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेट मतलब किसी दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, है ना, ए और बी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा। ट्रेड मतलब ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मान लो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो बी से ए जो है वो बी कंट्री का कुछ इंपोर्ट कर रही है ना, और फिर ए कंट्री एक्सपोर्ट भी करेगी बी कंट्री में, तो इसको बोलते हैं ट्रेड, है ना। तो इस ट्रेड को लेकर कोई एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। अब फ्री है, फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब ये है कि भाई जैसे बी से आपने इंपोर्ट किया सामान, है ना, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है इंडिया में। आप कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है ना, फिर दुनिया भर के चार्जेस लगते हैं। तो उन चार्जेस को मिनिमाइज़ करना या फिर हटा देना। फ्री मतलब इतना कम कर देना कि वो फ्री जैसा ही लगे, है ना, तो इसीलिए उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। समझ में आ गया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, इंपोर्ट जो होता है वो उसका जो कॉस्ट होता है, जो ड्यूटी व्यूटी लगती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट निल और बहुत ही कम होती है या फिर बहुत ही कंसेशनल होती है ना, देयर बाय इंक्रीजिंग द बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड। तो इससे क्या होगा, अगर मैं मान लो अगर जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी लगाती है, अपना कस्टम ड्यूटी लगता है ना, और अगर डंपिंग हो रही है तो सीवीडी लगता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। तो ये सब मान लो अगर एक बार गवर्नमेंट हटा दे तो क्या होगा, और ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना, और ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाएगा चाइना से। अभी तो ये सब लगता है तभी जो बाहर से इंपोर्ट होता है वो इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिक रहा है ना, नहीं तो बहुत सस्ता हो जाएगा चाइना से, फिर तो क्या होगा, सारा लोग इंपोर्ट करने लगेंगे चाइना से। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली ट्रेड बढ़ गया, है ना, हमारा चाइना से ट्रेड बढ़ गया, राइट। ऐसे ही अगर चाइना करे इंडिया के साथ, मान लो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, चाइना उस पर बिल्कुल कोई भी कस्टम ड्यूटी वगैरह अपनी कंट्री में ना लगाए, तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे चाइना में, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ट्रेड बढ़ रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो इट अलाउज फॉर अ ग्रेटर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, है ना। तो ये सब कुछ इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स में क्या क्या हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से देख लेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, किसी को आप प्रेफर कर रहे हो। इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच टू और मोर पार्टनर्स गिव प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ एंट्री टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं जैसे कि मान लो यूएसए है ना, यूएसए से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है लेट्स से हार्ले डेविडसन की बाइक, है ना। तो हार्ले डेविडसन की जो बाइक है, ये जो हार्ले डेविडसन की बाइक है उस पर इंडिया सिर्फ हार्ले डेविडसन पे इंडिया क्या करता है, इंडिया कस्टम ड्यूटी नील कर देता है ना, ताकि ये हार्ले डेविडसन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ पाए। तो ये क्या किया, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे करता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ये प्रेफर करता है ना, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है ना। इसी प्रोडक्ट पे बस कस्टम ड्यूटी नहीं लग रहा है, बाकी अगर यूएसए से आप टूथपेस्ट को या इंपोर्ट करोगे या फिर कोई ऐसे कुछ भी XYZ साइकिल और ये कार वार को इंपोर्ट करोगे कोई, तो उस पर लगेगा। तो प्रेफरेंस मिल रहा है किसको, हार्ले डेविडसन की बाइक को। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी जीरो या जो भी ड्यूटी वगैरह होती है, टैरिफ्स होते हैं, वो नील कर दिए जाते हैं या बहुत ही कंसेशनल कर दिए जाते हैं।
उसके बाद आता है ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये भी ऐसा ही होता है जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इसी टाइप का ही होता है, बट उसमें क्या होता है थोड़ा और कवरेज होता है। जैसे इसमें क्या था, इसमें सिर्फ ड्यूटी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, टैरिफ जो पैसे की बात है बस हम उसकी बात कर रहे थे। और इसमें क्या होता है CCEA में क्या होता है, CCEA और इसके आगे जो आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज कवर्ड होती हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो ट्रेडमार्क है किसी का, जैसे IPR है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है फॉर एग्जांपल, है ना। तो मान लो यूएसए ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया जिसका पेटेंट है वहाँ पे, यूएसए में पेटेंटेड है वो प्रोडक्ट, है ना, और वो इंडिया में बिक रहा है ना। अब इंडिया में क्या किया लोगों ने लोगों ने कॉपी कर लिया इसको। कोई भी XYZ मान लो हार्ले डेविडसन की बाइक ही है लेट से, उसका डिज़ाइन कॉपी करके इंडिया में बनने लगा, है ना। तो ये ऐसे आप नहीं कर सकते ना, मतलब कर तो सकते ही हो बट ये गलत है राइट। आप किसी की कॉपी दूसरे कंट्री की कॉपी नहीं कर सकते, है ना। तो इसको बचाने के लिए, ताकि ये हार्ले डेविडसन जो है, अब ये मान लो अगर हार्ले डेविडसन की कॉपी इंडिया में बनने लगी तो क्या होगा, इंडिया में तो वही बिकेगा ना यार, क्योंकि सस्ता होगा, है ना। हार्ले डेविडसन तो बहुत महंगा होगा क्योंकि इंपोर्ट करके आ रहा है, तो दूसरी कंट्री का ट्रेड खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, है ना, और बाकी कंपटीशन से बचाती है कि कोई भाई फर्जीवाड़ा ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो किस में आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और थोड़े कम प्रोविजंस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में होते हैं। बस दोनों लगभग सेम ही है। CEPA में थोड़ा ज़्यादा कवरेज होता है ना, इसमें कस्टम कोऑपरेशन भी होता है ना, कंपटीशन IPR इन सब के लिए फैसिलिटी, मतलब इन सब के लिए प्रोटेक्शन होता है। तो कैबिनेट ने अभी क्या, इंडिया और मॉरिशस के बीच में बेसिकली ये साइन हुआ है, ये वाला जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, आपको याद रखना है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में ये अभी साइन हुआ है। और ये एक पहला ट्रेड एग्रीमेंट होगा किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया ने अभी पहला जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ, वो कौन है, मॉरिशस, ठीक है। अब इंडिया के बाकी भी एक बार देख लेते हैं इंडिया के कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो इंडिया का किन किन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, श्रीलंका के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, मलेशिया के साथ है, नेपाल के साथ है, थाईलैंड के साथ है, चिली के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, सिंगापुर के साथ है और भूटान के साथ है ना। तो ये सब के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के। उसके बाद रीजनल एग्रीमेंट्स की बात करें तो इंडिया एशियन का एग्रीमेंट है ना, साफ्टा वाला भी है इसमें आया होगा, हाँ, एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, साफ्टा में भी इंडिया आता है। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इसके साथ भी इंडिया का रीजनल एग्रीमेंट है। उसके बाद ये APTA भी है, एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया और मर्कोसर का भी है। मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे, है ना। तो ये सारी के साथ इंडिया का रीजनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। रीजनल मतलब फोकस रीजन पे। तो या थोड़ा अभी जाके आप देख लेना ये वाले एग्रीमेंट्स, डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत वैसे है नहीं, बट एक बार देख लेना। एक कभी कभार ऐसे ही पूछ लेते हैं, ऐसे दे देंगे इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, और उसमें ऑप्शन में ये सब आ जाएगा, श्रीलंका, जापान और एशियन वेशियन, ये सब दे देते हैं कभी कभार, है ना। तो इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बारे में, है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कोटा के हम बारे में बात करते हैं। तो उससे कोटा पे बात करने से पहले, है ना, हम ये बात करते हैं कि जो IMF है राइट, उसका क्या बैकग्राउंड है, हाउ वाज IMF इस्टेब्लिश्ड। तो जैसा कि हमने अपने इकोनॉमी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, 1944 में, उसके थ्रू IMF को इस्टेब्लिश किया गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना, जिसको उस समय वर्ल्ड बैंक और ये IMF को इस्टेब्लिश किया गया था राइट। तो वहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब IMF में क्या होता है, मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, US है, UK है, चाइना है ना, और आपका जापान है, इंडिया है, ऐसे करके काफ़ी कंट्रीज़ होती हैं राइट। तो क्या इसमें अब क्या होता है, इन सबको वेटेज दिया जाता है। अब ये सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, US, UK, चाइना और जापान, और कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है यार, नमाज़ पढ़ रहे हैं शायद लोग। तो सॉरी, US कम हो गई अब। तो US जो भी क्या बोल रहे थे, हाँ, US, UK जो भी हैं, ये सारी कंट्रीज़ जितनी भी मेंबर्स हैं IMF की, है ना, ये लोग सब क्या करते हैं, ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं IMF में राइट। तो उसी के हिसाब से इनको वेटेज मिलता है वोटिंग पावर में, है ना। तो किसी भी कंट्री का वोटिंग पावर IMF में कितना है, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन IMF में कितना है, करेक्ट, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो, अब दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोटा डिसाइड कैसे होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि IMF की एक अकाउंटिंग यूनिट है। IMF की अकाउंटिंग यूनिट का नाम है SDR,
व्हाट इज SDR? SDR इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। SDR इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब देखो अब क्यों ये लॉन्च हुआ और क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये हम देखते हैं। तो देखो US जो कंट्रीब्यूट करेगा IMF में, है ना, वो डॉलर में करेगा, करेक्ट, डॉलर में करेगा, है ना। और UK जो करेगा वो पाउंड स्टर्लिंग में करेगा, है ना, पाउंड्स में करेगा। उसके बाद आपका जापान है वो येन में करेगा, है ना। तो इस टाइप से ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं IMF को, ठीक है। अब IMF का क्या रोल होता है कि भाई IMF जो है अपने मेंबर कंट्रीज़ को क्राइसिस में लोन देती है। मान लो इंडिया के पास पैसा खत्म हो गया, है ना, जैसे कि कब हुआ था 1991 में। 1991 में इंडिया ने अपना गोल्ड प्लेज किया था IMF को कि भाई आप हम गोल्ड दे रहे हैं, आप हमको पैसे दीजिए, राइट। तो IMF क्या करता है, अपने कंट्रीज़ को बेसिकली लोन देता है। अब वो लोन किस यूनिट में होता है, लोन होता है SDRs में। इट इज़ नॉट इन डॉलर्स, इट इज़ नॉट इन डॉलर्स, इट इज़ नॉट इन यूरोज या फिर कोई और करेंसी, इट इज़ इन SDR। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो SDR है इट इज़ नॉट अ करेंसी। SDR में भले ही वो लोन देता है बट SDR इज़ नॉट अ करेंसी। SDR इज़ अ अकाउंटिंग यूनिट ऑफ IMF, है ना। SDR इज़ नॉट अ करेंसी, ये आपको याद रखना है। इट इज़ नॉट अ करेंसी, ये डॉलर टाइप या यूरो टाइप नहीं है। इट इज़ अ अकाउंटिंग यूनिट मेरेली जो हमारा IMF यूज़ करता है लोन देने के लिए, ठीक है, लोन देने के लिए। क्योंकि जो भी SDR हैं वो अक्रॉस द नेशंस एक्सेप्टेड होता है। मतलब अगर इंडिया ने SDR लिया, है ना, तो उसका कुछ इक्विवेलेंट रुपी में होगा या फिर उसका कुछ इक्विवेलेंट डॉलर में होगा, तो US भी इसको कंसिडर करेगा SDR को। समझ में आ गया? तो अब ये SDR कैलकुलेट कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं SDR? तो SDR में ना करेंसीज़ की बास्केट ली जाती है, जैसे कि US का डॉलर आ गया, है ना, और उसके बाद जापानीज़ का येन आ गया, राइट, चाइना का युआन आ गया या RMB आ गया, RMB भी होता है इसका करेंसी, RMB, ठीक है। उसके बाद इंडिया का रुपी आ गया लेट से, है ना। उसके बाद UK का पाउंड स्टर्लिंग आ गया, है ना। तो इन सबको वेटेज दिया जाता है कुछ। अब ये वेटेज कैसे डिसाइड होता है कि ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड हो रहा है ना, उसमें कितना परसेंटेज डॉलर में ट्रेड हो रहा है, कितना परसेंटेज पाउंड में ट्रेड हो रहा है, इस टाइप से इसको वेटेज दिया जाता है करेंसीज़ को। और उसके हिसाब से फिर इसका एवरेज वेटेज निकाला जाता है और फिर डिफाइन किया जाता है कि एक SDR इज़ हाउ मच, 1 SDR इज़ हाउ मेनी डॉलर्स या फिर हाउ मेनी रुपीज़ या फिर हाउ मेनी XYZ, ठीक है। तो ये SDR जो है सब में कन्वर्टेबल होता है। 1 SDR इज़ सब में कन्वर्टेबल, मतलब आप SDR को डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप रुपये में भी कर सकते हो, आप रेनबी में भी कर सकते हो, है ना, आप येन में भी कर सकते हो। तो सब में कन्वर्टेबल होता है, करेक्ट। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होता है SDR, ये भी समझ में आ गया। सारे जो करेंसीज हैं उनका हम वेटेड एवरेज लेते हैं। वेट कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका ग्लोबल ट्रेड कितना है और उसकी उस कंट्री की जिसकी वो करेंसी है उसका साइज़ एंड इकोनॉमी कितना बड़ा है ना, उस हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं हम। उस हिसाब से IMF ये डिसाइड करता है ना। तो अब ये जो लोन देता है वो SDR में देता है, ये आपको ध्यान रखना, आज के बाद भूलना मत SDR, ठीक है। तो ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करने के लिए SDR मिलता है। SDR इज़ नॉट अ करेंसी, जैसे कि मैं बोला था, इट इज़ नॉट अ करेंसी, है ना। अब SDR के हिसाब से कोटा भी मिलता है आपको, वोटिंग पावर भी आपको मिलती है कि आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से वोटिंग पावर आपकी कितनी है ना। आप कितना लोन ले सकते हो ये भी डिफाइंड होता है कि आपका शेयर कितना है IMF में, है ना। एनी चेंजेस इन कोटा, जो भी अगर कोटा में कोई चेंज हो रहा है तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 85% ऑफ द टोटल, जितने भी लोग वोट दे रहे हैं टोटल वोटिंग पावर में 85% उसको अप्रूव करेंगे तभी वो हो पाएगा। नहीं तो उसके अलावा अगर मतलब 85% अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो वो चेंज कोटा नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया? तो कोटास का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कोटा कोटास जो हैं वो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री को मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, कितना फाइनेंस वो एक्सेस कर सकती है IMF से, है ना। फिर वोटिंग पावर डिसाइड करता है ना, कि जो IMF के पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उसमें किसका कितना से है ना। फाइनेंसिंग को एक्सेस देता है, SDR का एलोकेशन कोटास के हिसाब से होता है ना, कि कितने SDR किसको मिल सकते हैं। कि जैसे मान लो इंडिया के पास कुछ XYZ अमाउंट ऑफ SDR है ना, तो वो कैसे डिसाइड होता है, वो कोटा के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ IMFC? तो IMFC बेसिकली क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी क्या करेगा, ये एडवाइस करता है किसको, IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, है ना, सॉरी, ये एडवाइस करता है और रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। किस पे एडवाइस करता है, किस चीज़ पे एडवाइस करता है, ये मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स पे, उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये जो है वो एडवाइस देता है, ठीक है। 24 इसके मेंबर हैं, 2 बार मिलता है साल में, और कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है टू IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सर्वेज की बात करते हैं। कुछ लेबर सर्वेज हैं न्यूज़ में, उसकी हम बात करते हैं। तो जो अपना लेबर ब्यूरो है वो कौन कौन सी सर्वेज रिलीज़ करता है, तो पहली है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स।
ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स किस लिए है कि जैसे भाई मान लो जो माइग्रेंट्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, वो वाले जो वो कितने वर्कर्स हैं वो क्या हैं उनका सर्वे करने के लिए ये वाली रिपोर्ट आती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, है ना। तो अभी जैसे कोविड-19 में काफ़ी माइग्रेंट्स वापस आ रहे थे, है ना, तो वो सब ये इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। क्या ना रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। उसके बाद दूसरी कौन सी है, दूसरी है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। तो जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, है ना, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब जो प्रोफेशनल्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में कितना जनरेट कर रहे हैं उसकी ये सर्वे होती है। उसके बाद तीसरी आ गई ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्टर्स हैं, सप्लाई चेन वाले, है ना, लॉजिस्टिक्स वाले, इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, दैट वो किस में आता है, वो आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। उसके बाद आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर्स कितने हैं कंट्री में वो एस्टिमेट करता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। उसके बाद आता है ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, है ना। तो ये बेसिकली उन इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, है ना, उन इस्टेब्लिशमेंट्स का लेखा जोखा इस आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। तो टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स एज वेल एज दोज विद एम्प्लॉइंग 9 और लेस वर्कर्स। तो दोनों के लिए 10 से ज़्यादा वाले हों, 10 से ज़्यादा वाले हों और 9 या 9 से कम वाले हों, दोनों का ये इसमें चिट्ठा होता है, ठीक है। क्या नाम है, ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। देखो अब इसमें इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। तो आप बस ये याद रखना कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो वर्कर्स प्रोफेशनल्स इन सबसे रिलेटेड जो भी वर्कर, स्पेशली वर्कर से रिलेटेड, वर्कर्स या लेबर से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट होती है ना वो सारी लेबर ब्यूरो ही रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, नाम से ही पता चल रहा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। सीड फंड क्या होता है, व्हाट इज सीड फंड। सीड मतलब सीड फंड से देखो कैसे समझो, सीड फंड व्हाट इज सीड फंड, व्हाट इज सीड। सीड क्या होता है, जब भी आपको एक प्लांट ग्रो करना होता है तो आप पहले सीड लगाते हो, है ना, उस सीड को वाटर करते हो, नर्चर करते हो, फिर प्लांट ग्रो होता है आपका, है ना। ये देखो ये इमेज में भी ऐसे ही दिया हुआ है, देखो। तो जैसे ये पेड़ होगा है पूरा, है ना, ये पेड़ होगा पूरा, तो पहले सीड हुआ होगा, सीड को तुमने वाटर दिया होगा, न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे, तभी तो ये पूरा बड़ा पेड़ बना होगा, है ना। तो वैसे ही स्टार्टअप्स भी होते हैं। अब स्टार्टअप्स को क्या होता है, जब स्टार्टअप कोई इनिशियली इस्टेब्लिश होता है तो उसको कुछ फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, सीड फंड की ज़रूरत होती है, तो सीड की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाए, और फिर इस सीड को नर्चर किया जाता है, इसको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है ना, इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जो फाउंडर्स होते हैं, या फिर XYZ जो भी एक्सपोजर चाहिए होता है वो मिलता है। तभी धीरे धीरे ये स्टार्टअप बड़ा होता है और फिर रेवेन्यू आता है ना, रेवेन्यू आता है और फिर फाइनली ये एक बड़ा ट्री बन जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको सीड फंड बोल रहे हैं। सीड फंड मतलब जो इनिशियली सबसे पहला जो फंड चाहिए होगा, सबसे पहला जो पैसा चाहिए होगा, उसके लिए ये आया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हम स्टार्टअप्स को, है ना, एकदम ही स्टार्ट से, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट से लेकर जो तुम्हारा आइडिया है, आइडिएशन स्टेज से लेकर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेकर मार्केट में ट्रायल तक पूरा जो है वो पूरा ये इनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन तक पूरा ये सपोर्ट करेंगे। तो जो अभी स्टार्टअप वेव चल रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो अभी क्या आप देखोगे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सारे Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा हैं। दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, है ना। तो इन सब में ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है ना, वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। बट क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि भाई Tier 2 और Tier 3 में स्टार्टअप नहीं चल सकते, है ना। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इकोसिस्टम बना रही है बेसिकली, किसमें, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में। तो बेसिकली इसमें फोकस किस पे है, जो Tier 2 और Tier 3 के स्टार्टअप्स है ना, Tier 2 और Tier 3 टाउन्स हो गए, है ना। Tier 2 Tier 3 टाउन्स में कौन आ गया, जैसे मान लो भोपाल आ गया, है ना, इट इज़ अ Tier 2 टाउन, है ना। पुणे आ गया, पुणे इज़ अ Tier 2 टाउन, है ना। रायपुर आ गया, रायपुर इज़ अ Tier 2 टाउन। तो ये वाले जो पीछे वाले हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है ना, आप Tier 1 Tier 2 और Tier 3 की डेफिनेशन देख लेना, है ना। तो वो जो डेफिनेशन जो पॉपुलेशन वाइज डिफाइंड है Tier 1 Tier 2, उस हिसाब से जो Tier 2 और 3 और कैटेगरी में आते हैं उनको बेसिकली वहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ये फंड आया है, ताकि उनको भी इनिशियली सपोर्ट मिल पाए, है ना, इंक्यूबेशन मिल पाए, पैसे मिल पाए, तो उनके लिए ये आया है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का गठन होगा, है ना, जो कि किसके अंदर होगी, DPIIT के अंदर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर होगी, जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग करेगी इस स्कीम का। समझ में आ गया, एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, बस और कुछ नहीं है। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, कौन से स्टार्टअप को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो मेजर फील्ड्स में है ना, एजुकेशन हो गया,
है ना, हेल्थ हो गया और उसके बाद बायोटेक हो गया, राइट, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सब के जो स्टार्टअप्स हैं ना, जो बहुत ही प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा, करेक्ट। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टार्टअप इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी स्टार्टअप जो DPIIT के अंदर रिकॉग्नाइज है, 2 साल के अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, मतलब 2 साल से उसको कम एज होना चाहिए, है ना। तो इट शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 2 ईयर्स अगो, और उसको इससे पहले 10 लाख से ऊपर की फंडिंग नहीं मिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी इन्वेस्टर से सीड फंड ऑलरेडी ले रखा है 10 लाख का और फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बेसिकली उन स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड है जो जिनको फंड नहीं मिला है, दे आर स्टिल डूइंग इट, सर्वाइविंग इट, है ना। तो उनको बेसिकली ये करने का उनके लिए ये फंड है, राइट। क्योंकि देखो पैसे अगर नहीं होंगे, राइट, तो आप एक्सपैंड और स्केल नहीं कर पाओगे स्टार्टअप को, है ना। आप एक्सपैंड और स्केल नहीं कर पाओगे, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको उनको सैलरी पे करना है, राइट। तो कैसे पे करोगे? आपको कुछ फंडिंग चाहिए, या तो आपके पास अपनी सेविंग्स हो, राइट। सेविंग्स को भी कब तक एग्जॉस्ट करोगे, राइट। तो उसके लिए फ़ंड तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो उसमें बेसिकली ये जो स्कीम है ना। अब शेयर होल्डिंग जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, जो इंडियंस इसमें इन्वेस्ट करेंगे या प्रमोट करेंगे, उसको एटलीस्ट जो है, जो भी जिसका भी स्टार्टअप है, एटलीस्ट 51% उनकी ओनरशिप होनी चाहिए, है ना। मान लो मैंने और आपने मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया UPSC प्रिपरेशन के ऊपर, है ना। तो उसमें हम दोनों की जो ओनरशिप है वो कंप्लीट मतलब एटलीस्ट 51% होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, राइट। तभी इस स्कीम में आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं किसी फॉरेनर को आपने दे दिया है ना, फॉर जो भी 50%, और बोल रहे हो कि भाई हम जो है हमको फ़ंड चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है ना। इंडिया जो है अभी, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करें, तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी आप देख रहे होगे, न्यूज़ फॉलो करते हो अगर स्टार्टअप वर्ल्ड की, तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स वगैरह आ रहे हैं, हर दिन फंडिंग मिलती है किसी ना किसी को, है ना। बहुत सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बूम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में भी, है ना, काफ़ी स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसी को चलते देख के ये सब Tier 2 और Tier 3 के स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करने की बात की गई है। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ 2019 जब ये न्यूज़ आई थी, तो 38 यूनिकॉर्न्स थे, राइट, जिनका वैल्यूएशन 130 बिलियन का है। 38 यूनिकॉर्न्स, मतलब कि यूनिकॉर्न मतलब जिनका 1 बिलियन या उससे ऊपर डॉलर का वैल्यूएशन होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, है ना। तो जैसे बाईजूस हो गया, राइट, तो ये सब बाईजूस हो गया, है ना। तो ये सब जो है वो यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, है ना। स्विगी भी है इसमें, स्विगी, जोमेटो, ये सब जो है वो यूनिकॉर्न्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो नाम से पता चल रहा है, एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, उसको फंड करने के लिए ये एक फंड बनाया है ना। तो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब इसमें जितना भी फंड में पैसा आएगा वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, राइट। 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा देगी। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। नाम में ही है एग्रीकल्चर, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? ये बेसिकली मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगी, है ना, थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटीज, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई फार्मर है, लेट से कोई फार्मर है ना, उसने बैंक से जाके लोन लिया कि भाई मेरे को जो है वो ट्रैक्टर खरीदना है, 4-5 ट्रैक्टर मेरे को खरीदने हैं, है ना, तो आप मेरे को लोन दे दीजिए। तो वो बैंक ने उसको 8% पे लोन दे दिया। तो इस लोन पे, जो 8% का लोन है, इस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माफ़ करेगी। तो मतलब जो अगर वो 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा था, तो हो सकता है 4% इसमें से गवर्नमेंट दे दे, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इस टाइप से ये फंड होगा, इस टाइप से करने की बात की गई है। या फिर क्रेडिट गारंटी भी दे देगी। मान लो अब फार्मर जो है वो रीपे नहीं कर पाता, लेट से, तो जो भी लोन था वो रीपे कौन करेगा? वो फिर गवर्नमेंट रीपे करेगी इसी फंड के थ्रू। समझ आ गया? तो ये इसका प्रोविज़न है। उसके बाद बेनिफिशियरीज किसको मिलेगा? तो ये किसको मिलेगा? फार्मर्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, सेंट्रल स्टेट एजेंसीज, लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, है ना, APMCs, इन सबको ये इसके बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको ये लोन मिल सकता है। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स किस प्रोजेक्ट के लिए आप ये लोन ले सकते हो? तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जब आपका फसल उग गया, है ना, हार्वेस्ट हो गया। अब जब हार्वेस्ट हो गया तो उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप उसको काटोगे, काट के उसको प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करके फिर उसको आप वेयर हाउस तक ले जाओगे, वेयर हाउस से फिर आप बेचोगे आगे, XYZ जो भी है। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन वाला है, पोस्ट हार्वेस्ट जो भी ये सप्लाई चेन है, वैसे प्रोजेक्ट्स को ये फंड करेगा, है ना। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को फंड करेगा, वेयर हाउसेस
वगैरह, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, इन सब वाले प्रोजेक्ट्स को करेगा, है ना। उसके बाद जो भी फार्मिंग एसेट्स को बिल्ड करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक अगर सीड्स कोई बना रही है कंपनी, है ना, तो उसको मिल जाएगा ये, है ना। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मान लो आप, एग्रीकल्चर में जैसे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है इरिगेशन में, तो ऐसी कोई स्टार्टअप है जो इरिगेशन को बेसिकली इस पानी की एफिशिएंसी को बढ़ा रही है ताकि कम पानी लगे, है ना, तो उसको वो भी एलिजिबल है इसमें, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें 1 लाख करोड़ जो है वो बैंक देंगी, है ना। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है? 3% का। जो मैं बोल रहा था ना अभी, मान लो 8% पे मिला तो कितना 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, 4% गवर्नमेंट दे देगी, तो वो 4 नहीं, वो 3% है। 4% जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, बट एक्चुअल वैल्यू कितना है? 3%, या फिर लोन्स अप टू फॉर लोन्स अप टू 2 करोड़, ठीक है। दिस सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 साल के लिए बेसिकली ये मिलेगा, है ना। मोरेटोरियम जो है, जो रीपेमेंट पीरियड है, वो मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 2 ईयर्स तक होगा, है ना। कौन इसको मैनेज करेगा? इसको मैनेज कैसे करेंगे हम? इसको मैनेज करेंगे हम ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनेंगी जो इसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करेंगी। बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं, तो जहाँ भी ऐसी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आएँ उनको सही करके आ जाया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी डेवलपमेंट्स, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो पहला आता है फर्टिलाइज़र यूसेज। तो फर्टिलाइज़र यूसेज आपको पता है इंडिया में कितना एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। यूरिया तो स्पेशली मतलब ऐसे पेल के डाल देते हैं यूरिया ऐसे है ना। तो मतलब तो उससे क्या होता है, इससे यार सॉइल जो है वो ख़राब होता है ना, सॉइल का हेल्थ ख़राब होता है। इसीलिए वो सारी स्कीम्स आई हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जा सके भाई आप जो इतना ओवर एक्सेसिव यूज़ करो फर्टिलाइज़र का, उससे हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। तो आप क्या करो, आप भाई उसको लिमिटेड में यूज़ करो, लिमिट में यूज़ करो, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेट्स देखें जहाँ पे ओवर यूज़ होता है, तो वो है पुडुचेरी, तेलंगाना, पंजाब। यहाँ पे ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे कंजम्पशन फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा है। तो आइडियल रेशियो जो होना चाहिए ना, एंड जो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है ना, इनका रेशियो जो है वो 4:2:1 होना चाहिए आइडियली, जो फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं। बट इंडिया में क्या है ना, इंडिया में बहुत ही स्क्रूड है। इंडिया में क्या है, 6.7:2.4:1, ठीक है। तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन कितना यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली जो नाइट्रोजन आता है ये यूरिया से ही आता है ना, ये यूरिया वाले पार्ट से ही आता है। तो बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं हम लोग, है ना। तो जो है इसको हटाने के लिए यही बस फैक्ट है जो बताना था, ठीक है। उसके बाद ई सेंटा के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ई सेंटा? ई सेंटा बेसिकली जो है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई सेंटा का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACS फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक्वाकल्चर जो होता है ना, जैसे फिशरीज़ हो गया, है ना, फिश ब्रीडिंग हो गया, फिशरीज़ वगैरह, फिशरीज़ वाले जो सेक्टर होते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मार्केट प्लेस है। जैसे कि ई नाम है ना अपना, ई नाम है ना, ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ई नाम में क्या होता है, फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लिस्ट करते हैं वहाँ पोर्टल पे, है ना, और बेचते हैं फिर पैन इंडिया। वैसे ही फिशरीज़ के लिए, स्पेशली एक्वाकल्चर के लिए, जो पानी वाली प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है ई सेंटा। तो वो बेसिकली यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके अपना लिस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास ये हैं, और एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा बेसिकली, है ना। समझ में आ गया? ये जो बात हुआ है NACSA, ये क्या है NACSA? दिस इज़ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉरी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, है ना। ए से एक्वाकल्चर है। तो ये क्या है, ये MPED जो है ना, MPEDA, इसका नाम सुना होगा आपने, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे फिशरीज़, उनके एक्सपोर्ट्स को देखती है बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी का एक आर्म है ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉरी एक्वाकल्चर, हमेशा एग्रीकल्चर आ जा रहा है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। तो उसी का ये एक्सटेंडेड आर्म है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? उसके आगे बात करते हैं मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स की। तो नाम से पता चल रहा है मधु, मधु इज़ हनी, है ना। क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन लाएंगे, हनी मतलब कुछ हनी से रिलेटेड होगा, तो ये खैर पूरा का पूरा बी से ही रिलेटेड है ना। तो हनी हमको कहाँ से मिलता है? बी से मिलता है ना। तो ये किसका इनिशिएटिव होगा? नेशनल बी बोर्ड का। नेशनल बी बोर्ड का इनिशिएटिव है, और कौन से मिशन के अंडर है? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। इससे क्या होगा, क्या करेंगे मधु क्रांति से? तो जो हनी आता है मार्केट में ना, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, है ना, तो सब में ऐसे पाया गया कि जो हनी एक्चुअली मार्केट में बिक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है ना, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है। तो जो
इसको हटाने के लिए बेसिकली एडल्टरेशन जो है उसको हटाने के लिए, कंटामिनेशन को हटाने के लिए ये आया है मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स, ताकि हम अच्छा हनी मार्केट में ला पाएँ, बेसिकली एडल्ट्रेशन को हटा सकें, है ना। फिर अभी यहाँ पे एम्पीडा का बात आया था, तो एम्पीडा जो है देख लेते हैं हम कि एम्पीडा ने क्या सर्टिफाई किया है। तो जो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने श्रिम्प फार्म्स जो हैं, श्रिम्प जो होते हैं ना उनको सर्टिफाई किया। कभी गोवा वोवा गए होगे तो आपने देखा होगा कि श्रिम्प की डिश होती है ना, तो वो जो श्रिम्प्स होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं ऐसे इस टाइप, मतलब अब बना तो नहीं सकता बट श्रिम्प्स होते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो एक मरीन वो होते हैं स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसने श्रिम्प फार्म्स को सर्टिफाई कर दिया, ठीक है। अभी एम्पीडा जो है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर सेटअप हुई थी। क्या करती है ये, मरीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को देखती है। तो बस आपको यही याद रखना है इसमें, ठीक है। चलो।